नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों, चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर क्या सम्मिलित होता है। देखिए चिंतन, तर्क, कल्पना, ये रीट में न्यू टॉपिक है, आपको होता है, ठीक है। तो देखिए चिंतन, तर्क, कल्पना और अदर एग्जाम में भी ये टॉपिक आते ही हैं, चिंतन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिगम व चिंतन से, है ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पर क्या सम्मिलित होता है, स्मृति है, अभियोग्यता है, तर्क है या अभिवर्ती है। तो मित्रों देखिए चिंतन के अगर पूछे कि मूल आधार क्या है तो वो है समस्या, ठीक है। यानी समस्या पर ही तो चिंतन आधारित होता है ना। लेकिन ये जो हम समस्या करते हैं, इस समस्या का जो निराकरण करते हैं, निवारण करते हैं, इसको दूर करते हैं, वो किससे करते हैं हम, तर्क करके किया जाता है समस्या को दूर। तो इस प्रकार चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर पर तर्क शामिल होता है मित्रों। तो आपके प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, निम्न में से कौन सी अवस्था कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास से संबंधित है। देखिए लॉरेंस कोलबर्ग का प्रश्न आया है, इन्होंने नैतिक विकास दिया, आपको पता है। उस नैतिक विकास की इन्होंने कितनी अवस्था बताई मित्रों, 3 अवस्था मुख्य रूप से बताई। इसमें कौन सी जो अवस्था है वो नैतिक विकास से संबंधित है। तो देखिए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये जो अवस्था है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए जो प्रसुप्ति अवस्था है वो दी थी मित्रों सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है, फ्राइड के सिद्धांत की अवस्था है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था पूछे तो बता देना एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की अवस्था है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने। और मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है वो पियाजे के, जो जीन पियाजे है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था है। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, एक छोटी लड़की अपने आप से बातचीत करती है, वाइगोत्स्की ने इसे क्या कहा है। देखिए एक छोटी लड़की है वो अपने आप से बातचीत कर रही है, स्वयं से बातचीत कर रही है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत में इन्होंने इसे क्या कहा है, जोर से बोलना बिल्कुल नहीं होगा, अहम केंद्रित वार्ता हो सकता है, और स्वयं से बोलना, तो स्वयं से बोलना थोड़ी ना होगा, अपने आप से बातचीत करना, स्वयं से बोलना होगा। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे नहीं कहा, ये मनोवैज्ञानिक की भाषा में क्या कहेंगे। और व्यक्तिगत वार्ता, ये 2 विकल्प बचेगा, अहम केंद्रित और व्यक्तिगत। तो याद रखना लेव वाइगोत्स्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास दिया था, इन्होंने वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा मित्रों। जब एक छोटी लड़की स्वयं से ही बातचीत करती है, अपने आप से बातचीत करती है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है। जबकि जो जीन पियाजे है मित्रों उन्होंने अहम केंद्रित वार्ता इसे कहा है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 3 है मित्रों वहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, है ना। बाल विकास अभिवृद्धि से प्रश्न है, किसने विकास के चरणों से जुड़े जो विकास का सिद्धांत है उसको प्रस्तुत नहीं किया। तो देखिए सिगमंड फ्राइड ने कौन सा दिया, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया, यानी विकास का था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन सा दिया, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इन्होंने भी दिया। और एरिक एरिक्सन ने दिया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, है ना। यानी कि फ्राइड, पियाजे और एरिक्सन के जो सिद्धांत थे वो विकास से संबंधित थे मित्रों। जबकि अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा दिया था, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। ये अधिगम के सिद्धांत से जुड़े अल्बर्ट बांडुरा, न कि विकास के सिद्धांत से, है ना। अवलोकन अधिगम जिसे प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते थे, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 4 है आपके वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 अच्छा प्रश्न है कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रतीक किसने दिया। देखिए समझ की बात है, बाकी इजी प्रश्न है। बहुविमात्मक प्रज्ञा, है ना। प्रज्ञा यानी कि प्रज्ञा का अर्थ होता है मित्रों बुद्धि, प्रज्ञा कह सकते हैं, मति कह सकते हैं, है ना, इसके पर्यायवाची है। तो बहुविमात्मक प्रज्ञा यानी बहुबुद्धि का संप्रतीक किसने दिया, ये प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन या स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक व त्रिकारक बुद्धि का दिया, डेनियल गोलमैन ने सामवेगिक बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किया। जॉन मेयर और प्लस में कौन थे मित्रों, सेलोवी थे, इन्होंने क्या किया, सामवेगिक बुद्धि की व्याख्या की थी, है ना, ये भी नहीं आएगा। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि या बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया था मित्रों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 5 है दोस्तों वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है। देखिए जेरोम ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक निर्मितवाद या रचनावाद सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने अपनी कुल 3 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक सिद्धांत की, उसका एक अंग कौन सा नहीं है।
तो देखिए इन्होंने संकेतात्मक अवस्था भी बताई, प्रतिबिंबात्मक भी बताई और इन्होंने क्रियात्मक अवस्था भी अपने सिद्धांत में बताई, लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहीं पर भी अंतः प्रज्ञा अवस्था का जिक्र नहीं किया है मित्रों। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 6 है उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम का वक्र 4 वक्र मुख्य रूप से हैं। एक है सरल रेखीय वक्र, कभी नहीं बनता है मित्रों, याद रखना, यानी सीखने की सदैव समान गति, ऐसा कभी नहीं होता। एक है मिश्रित वक्र, ये भी है, नतोदर भी है, उन्नतोदर भी है। लंबवत वक्र नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। मिश्रित में नतोदर और उन्नतोदर दोनों का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। नतोदर वक्र क्या है, शुरुआत में धीमी गति बाद में तीव्र गति, उत्तल वक्र कहते हैं नतोदर को, उत्तल वक्र, ठीक है। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, पहले तीव्र रहती है बाद में मंद गति होती है, इसे अवतल वक्र कहते हैं मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखना, आपके लंबवत वक्र कोई प्रकार नहीं है। तो प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सुधा अतिशयता क्या है। मनोविदलन विकार का प्रश्न है। सुधा अतिशयता क्या है। सुधा का अर्थ क्या होता है मित्रों, सुधा का अर्थ होता है भूख। अतिशयता यानी ज़्यादा कर लेना, भूख ज़्यादा यानी कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा भोजन करना। तो ये किससे संबंधित है, आहार ग्रहण संबंधित विकार है, ना कि अवधान से संबंधित, ना ही मनोगतिक, ना लैंगिक क्रिया का, ना ये आहार ग्रहण है, इसे ही बिंगी विकार भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 8 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, आरटीई 2009 का सबसे विस्तृत अध्याय है। देखिए आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ संपूर्ण देश में। इसके देखिए सबसे विस्तृत अध्याय, कुल अध्याय याद रखना मित्रों, कुल 7 अध्याय है इसमें। कितने हैं, 7 अध्याय है मित्रों इसमें कुल। 7 में पूछा सबसे विस्तृत कौन सा है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4। तो मित्रों अध्याय जो 4 है वो इसका सबसे विस्तृत अध्याय है, एक चीज़ ये याद रखना। दूसरा फैक्ट है कि जो आपके शिक्षक है, शिक्षक और जो विद्यालय है ना, इन सब की जो भी जिम्मेदारियाँ है उनका वर्णन अध्याय 4 में ही किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, हर्बर्ट उपागम पर आधारित पाठ योजना का दूसरा पद कौन सा है। हर्बर्ट उपागम जय एफ हर्बर्ट ने दिया है ना, पंचपदीय पाठ योजना, पंचपदीय है ना, 5 पद बताए, इसका दूसरा पद है, वेरी इंपॉर्टेंट, घुमाया हुआ प्रश्न है ना। तो याद रखना इन्होंने देखिए 5 पद बताए। पहला कौन सा बताया, पहला प्रस्तावना बताया। दूसरा कौन सा बताया मित्रों, प्रस्तुतिकरण बताया, यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा पद ये पूछा है यहाँ पे, दूसरा प्रस्तुतिकरण बताया। तीसरा देख लीजिए कौन सा है, तीसरा तुलना बताया मित्रों। चौथा कौन सा है, सामान्यकरण या नियमीकरण है। और 5वें में अनुप्रयोग या प्रयोग कहा जाता है। ये 5 पद है जेएफ हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना के। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है, संकलित आकलन कहलाता है। संकलित आकलन कौन सा कहलाता है मित्रों, कि शिक्षण के दौरान किया जाने वाला आकलन, संपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं हटा दो, उपयुक्त दोनों भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण के जो दौरान कार्य जो आकलन किया जाता है उसे मित्रों रचनात्मक आकलन कहा जाता है। कौन सा, रचनात्मक आकलन कहा जाता है। जबकि संपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम के अंत में सत्र की समाप्ति पर जो आकलन किया जाता है उसे संकलित आकलन कहा जाता है, या जिसे कह सकते हैं योगात्मक आकलन कहा जा सकता है, जिसे इसी को ही सीखने का आकलन कहते हैं मित्रों, सीखने का आकलन। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 11वें में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है मित्रों, कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। इनकी कौन सी संरचना इन्होंने बताई। तो देखिए जो अनुबंधन है मित्रों, ये किसने बताई थी, अनुबंधन पियाजे ने नहीं बताई। अनुबंधन स्किनर और आपके स्किनर और जो पावलोव हैं उनके सिद्धांत पर आधारित है अनुबंधन चीज, ठीक है। अवलोकन अधिगम अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत में आएगी, ठीक है। परबलन क्लार्क एल हल के सिद्धांत में है ना, पुनर्बलन के सिद्धांत से संबंधित है। जबकि स्कीमा
पियाजे की संरचना है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं? ज्ञान की संरचनात्मक इकाई ही स्कीमा है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 12वां है वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ा है आपने, इसके अगर प्रवर्तक पूछे तो कौन है? एस.एम. कोरे, स्टीफन एम. कोरे हैं मित्रों, एस.एम. कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान, एक चीज़ ये याद रखना। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि इसमें किसी भी नवीन ज्ञान की खोज नहीं की जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये याद रखना कि ये विद्यालय तक ही सीमित रहता है, ठीक है। विद्यालय तक ही सीमित रहता है मतलब इसमें विद्यालय के जो अंतर्गत आती है वही कार्य होते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होगा मित्रों? नए ज्ञान की खोज करना हटा दो, पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करना भी हटा दो। उपयुक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो बचा कौन सा? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। इसमें कार्य कौन करते हैं ये भी याद रखना। विद्यालय के जो भी शैक्षिक कर्मचारी है वो इसमें कार्य करते हैं, ठीक है, अनुसंधान करते हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 13 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 है, वृद्धि एवं विकास है, बाल वृद्धि, अभिवृद्धि और बाल विकास का प्रश्न। यह अच्छा प्रश्न है, इजी लग रहा है लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वृद्धि एवं विकास है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के परस्पर विरोधी है या उपयुक्त सभी है। तो देखिए जो वृद्धि और विकास है वो कभी एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं होते, तो उपयुक्त सभी भी हट जाएगा। अब एक दूसरे के समान, वृद्धि और विकास समान नहीं है बल्कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। कैसे है? वृद्धि है किसकी होती है? शरीर की, यानी कि शारीरिक वृद्धि होती है, और शारीरिक वृद्धि है वही विकास के अंतर्गत आती है ना, यानी कि शारीरिक विकास ही विकास का एक क्षेत्र है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं मित्रों। तो प्रश्न संख्या आपके जो 14 है यहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है, अभिवर्ती के कुल कितने घटक होते हैं? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। अभिवर्ती के कुल कितने घटक है? और ये कोई मत कीजिएगा कि ये इजी क्वेश्चन है, एचटेट में ये प्रश्न पूछा गया है ना। इजी जिसको लगता है इसका मतलब उसकी अच्छी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। बाकी ये मत कहना कि भाई इतने घटिया क्वेश्चन है, कोई घटिया नहीं। एचटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये अभिवर्ती के कुल कितने घटक होते हैं ना। तो देखिए अभिवर्ती क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी चीज़ के प्रति जो मानसिक हमारी सोच होती है, जो हमारे विचार होते हैं, राय होते हैं, वही अभिवर्ती कहलाती है ना। इसके कुल कितने घटक होते हैं? 2, 1, 3 या 4? तो मित्रों अभिवर्ती के घटक होते हैं कुल 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है मित्रों संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है मित्रों क्रियात्मक। ये अभिवर्ती के 3 कुल घटक होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 15 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।